हैं? नहीं, बैठ जाएंगे बाद में, बैठ लो ना। पत्रकार मित्रों, आपका धन्यवाद है। आप लोग बहुत देर से इंतज़ार में भी हैं। आज इस अवसर पर ये हमारे लिए गर्व की बात भी है, समाजवादी पार्टी के लिए, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशन में कार्यकर्ताओं ने काम किया है मल्हनी जौनपुर में। हम श्री लकी यादव जो निर्वाचित विधायक हैं उनका स्वागत करते हैं और उन कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने वहाँ दिन रात मेहनत कर तमाम बेईमानी अड़चनों के बाद भी लकी यादव जी को विजयी बनाया है। अभी और भी तमाम समाज के दूसरे लोग भी आए हुए हैं, उनके बारे में भी आपसे बात करेंगे। मैं श्री पवन पांडे जी से, जो अयोध्या के विधायक भी रहे हैं, राज्य मंत्री भी रहे हैं, उनसे निवेदन करता हूं कि जो ब्राह्मण समाज के लोग आए हैं, किसान आए हैं अयोध्या के, उनका वो परिचय कराएंगे और उनके बारे में वो विस्तृत जानकारी भी देंगे। पवन पांडे जी। परम श्रद्धेय परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, इस मंच पर मौजूद समाजवादी पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण, आज दिवाली के 2 दिन पूर्व अयोध्या से अचानक बिना किसी सूचना के हमारे कुछ किसान समाजवादी पार्टी कार्यालय पर पहुंचे और उन्होंने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अपनी वेदना प्रस्तुत की। किसान आपके सामने मौजूद हैं। अभी मैं कुछ किसान बंधुओं को यहां पर आमंत्रित करूंगा जो अपनी बात भी रखेंगे। अयोध्या जनपद में प्रभु श्री राम के नाम पर एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है, विस्तारीकरण किया जा रहा है। यहां पर ग्राम सभा धर्मपुर, ग्राम सभा गंजा, ग्राम सभा कुसमाहा कुटिया के किसान यहां पर मौजूद हैं। ये लोग विगत 8-9 महीनों से संघर्षरत हैं, आंदोलन कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार इन किसानों की किसी बात पर न ध्यान दे रही है, न तवज्जो दे रही है, बल्कि योगी आदित्यनाथ जी के अधिकारी डीएम, कप्तान, एडीएम सिटी, एसडीएम गांव में जाते हैं तो इनको धमकियां देते हैं, इनको जेल भेजने और फर्जी मुकदमे लगाने की धमकी देते हैं। मैं धन्यवाद दूंगा इन किसानों को भी कि अपनी जमीन के लिए, अपनी मां के लिए पूरी ईमानदारी से लड़ रहे हैं। कई बार इन गांव के लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। सुबह से शाम तक इनको पुलिस लाइन परिसर में बैठाया गया, शाम को छोड़ा गया। जो गांव में रहने वाली महिलाएं हैं उन पर दबाव बनाया जा रहा है। प्रशासन के लोग, तहसील के लोग जाकर महिलाओं को धमका रहे हैं, डरा रहे हैं कि अगर आप जमीन हमको नहीं लिख देंगे, हमारे नाम जमीन नहीं करेंगे, सहमति नहीं देंगे, तो योगी जी का आदेश है, हम आपके पूरे परिवार को जेल भेज देंगे। महिलाओं को धमकाया जा रहा है, पुरुषों को, बुजुर्गों को धमकाया जा रहा है। अगर इनके नातेदार, रिश्तेदार 4 आदमी इनके घर पर आ जाएं तो कई ट्रक पीएसी आ जाती है कि 4 आदमी कैसे गांव में आ गए। इन लोगों ने गांव में मीटिंग की, तीनों गांव के लोगों ने, और हमको बुलाया कि आप आइए, हमारी वेदना सुनिए, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक हमारी वेदना को, संवेदना को पहुंचाइए कि हमारे साथ जुल्म और अत्याचार हो रहा है। पूरे गांव को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। गांव में न किसी को आने की परमिशन, न जाने की परमिशन, बच्चों को स्कूल पढ़ने तक नहीं जाने दिया गया। ऐसी बर्बरता है योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में। ये कहीं जा नहीं सकते, अपनी आवाज नहीं उठा सकते। अगर ये प्रदर्शन के लिए निकलते हैं तो सबसे पहले मुकदमे की धमकी। आप अभी देखिएगा, मैं बुलाना चाहता हूं आदरणीय रामलौट तिवारी जी को। ये धर्मपुर के रहने वाले हैं, ये स्वयं आएंगे और अपनी बात आपके बीच में रखेंगे। आदरणीय रामलौट तिवारी जी, आप लोगों ने फैजाबाद में, उन्होंने कई बार प्रेस करके अपनी आवाज को उठाने की कोशिश की, और आज ये लोग अपनी हक की आवाज के लिए, अपनी जमीन की सही मांग के लिए, जो मुआवजा दिया जा रहा है, एक तरफ मुआवजा दिया जा रहा है 80 लाख रुपया बीघा, एक तरफ सड़क के एक तरफ 80 लाख रुपया बीघा, एक तरफ 8 लाख रुपया बीघा। कहां का न्याय है जब पूरे एयरपोर्ट के लिए जमीन ली जा रही है? आज ये किसानों के हाथ में कटोरा थमा दिया है योगी जी ने। ये सब कितने परेशान हैं जो फैजाबाद, अयोध्या से चलकर यहां पर आए हैं।
हम चाहते हैं आदरणीय रामलौट तिवारी जी अपनी बात को रखें। मैं गांव धर्मपुर का निवासी हूं, रामलौट तिवारी मेरा नाम है, धर्मपुर का रहने वाला हूं। मेरी राम की नगरी अयोध्या है, मैं वहां से आया हूं और यहाँ पर हम आ करके आज हमें कम से कम 10-11 महीना से प्रताड़ित किया जा रहा है कि आप अपनी जमीन की सहमति दे दो, नहीं तो तुम्हारा चालान कर देंगे। और मैं कहना चाहता हूं माननीय अखिलेश यादव जी से और पवन पांडे जी से, हम लोगों के रक्षक केवल पवन पांडे जी और अखिलेश जी हैं। मैं 11 साल पहले भी यहाँ अखिलेश यादव जी से एक समर्पण कराने आया था, तब वो मुख्यमंत्री नहीं थे और यहाँ हम लोगों की बहुत बड़ी स्वागत हुई। इसलिए मैं फिर से पुनः विचार किया कि हम लोग तत्काल चलें। और मेरे यहाँ की एक पार्टी 5 आदमी की गई जोगी के पास और जोगी ने सबको बुलाकर और सुना और डीएम को आदेश दिया कि भाई इन लोगों की सुनो। मैं नहीं गया था जोगी के पास और डीएम को आश्वासन दिया कि इन लोगों को जो हो उसको निपटारा करो, लेकिन जोगी ने कहा, डीएम महोदय ने कुछ नहीं बल्कि और ज्यादा गुस्सा हो गए। हमारे यहाँ के अधिकांश आदमी जो है सरकारी आदमी हैं, जो होमगार्ड के कर्मचारी हैं, उनको जबरदस्ती घुड़की धमकी दे करके और उनसे सहमति पत्र पर दस्तखत कराया जाना उचित नहीं था, लेकिन कराया गया। वो डर के बस में कर दिए क्योंकि वो सर्विस करते हैं और मैं तो एक छोटा सा काश्तकार हूं, खेती करता हूं। मैं अपने यहाँ रह नहीं सकता, अपने घर में रह नहीं सकता। अगर मेरे नात रिश्तेदार लड़के की शादी देखने के लिए आते हैं तो मेरे यहाँ पुलिस प्रशासन आके पहुंचती है कि आप मीटिंग कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। हम लोग वहां ठीक से रहने नहीं पाते और हम लोगों का यही बगल जनौरा मौजा है, वहां को 80-85 लाख रुपया दिया जा रहा है और वहीं बगल 6 इंची का फर्क है। मुझे 8 लाख रुपया बिगहा जमीन दी जा रही है, जमीन का मुआवजा। मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि इतनी बड़ी घोर अन्याय हम लोगों को जोगी सरकार कर रही है कि जिसका कोई जवाब नहीं। मैं सन 17 के इलेक्शन में मैं भाजपाई हूं और मैं 17 के इलेक्शन में वोट देकर जोगी सरकार को कि हमारे बगल गोरखपुर के जोगी बाबा हैं, हम लोग की रक्षा करेंगे, लेकिन हम लोग की रक्षा की बजाय वो हम लोग की सुरक्षा नहीं कर रहे हैं, कुरक्षा कर रहे हैं। आज के डेट में अगर हम कह दें कि हमें सरजू स्नान करने जाना है तो हम 4 आदमी 5 आदमी से नहीं जा सकते। हमारे लिए बहुत बड़ी समस्याएं हैं और हमारा मुआवजा भी नहीं बढ़ा रहे हैं। अगर हम दूसरे पार्टी का साथ करते हैं तो और विरोध होता है, इतना विरोध होता कि हम रह नहीं सकते। अगर हमारे ये माननीय पवन पांडे जी ना होते तो आज मैं जेल की रोटी खाता। हमको डीएम एसडीएम एकदम प्रताड़ित करते रहते हैं और हमारे यहाँ दिवाली मनाई जा रही है। हमारे यहाँ दिवाली से महत्व बड़ा हुआ है, जिस प्रकार से कि हमारे यहाँ बारात जा रही हो, दूल्हा पुल से नीचे नदी में कूद गया हो, गिर गया हो, उसी तरह हमारे यहाँ सन्नाटा छाया हुआ है और जोगी उधर दीप जलाने जा रहे हैं। जिस दिए में जले तेल खैरात का, उस दिए का उजाला नहीं चाहिए। मैं भी हिंदू हूं, मैं राम जन्मभूमि में भी संघर्ष किया हूं, हनुमान जी का दर्शन भी रोज करता हूं। मैं कोई विरोधी नहीं हूं और मैं श्री राम एयरपोर्ट लिया जा रहा है और श्री राम एयरपोर्ट में अपनी जमीन देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे सौतेला व्यवहार किया जा रहा है कि आपको 8 लाख रुपया दिया जा रहा है। कहते हैं, अगर हम कहते हैं कि हमें मुआवजा कम है तो मेरे डीएम महोदय कहते हैं कि यह मुआवजा आपकी सर्किल डेट कम है। क्या सर्किल डेट किसान बनाती है कि उसको सरकार अपडेट करती है? और यही गुजारिश है कि हम लोगों को उचित न्याय दिलाया जाए
और हम लोगों को अच्छा मुआवजा दिलाया जाए। हमारे अखिलेश सरकार ने पूर्वांचल और आगरा एक्सप्रेस बनाया है, वहां के किसान बहुत ही खुशहाल हैं। हमारे यहाँ वहां के एक ड्राइवर है, वो वहीं पे मशीन चलाता है और कहता है भैया वहां की जनता बहुत खुश है अखिलेश यादव के ऊपर, सबको मनमाना भरपूर पैसा दिला दिया है, कोई रोक टोक नहीं है। ये हमारी योगी सरकार ये है कि हम लोगों को उचित मुआवजा नहीं देना चाहती। मैं जात का ब्राह्मण हूं और मैं ये जनेऊ को कसम खा करके कह रहा हूं कि मैं अखिलेश सरकार में आया हूं और अखिलेश सरकार में रहूंगा जब तक मरूंगा नहीं। और मैं अपने बाल बच्चे आद औलाद को, गांव गिराव को समझा दूंगा कि भाई तुम लोग अपना वोट जो है वो भाजपा को न दे करके और अखिलेश यादव के कर कमलों को मजबूत करें। हम लोग 3-4 गांव हैं, कुटिया है, धर्मपुर है और गंजा है। 3-4 गांव को हम लोगों को इतना प्रताड़ित किया जा रहा है कि जिसका कोई जवाब नहीं है। अगर सरकार मेरे सामने ऐसी सरकार आई तो उसके सामने भी मुझे झुकना नहीं है। मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर हमारी उचित मुआवजा नहीं मिला तो मैं आत्मदाह कर लूंगा। अगर आज पवन पाड़े ना होते तो हम लोग ना बचते। आपका नाम है? तिवारी, जगदेव तिवारी, ग्राम धर्मपुर। श्री राम लौट तिवारी, सन ऑफ श्री जगदेव तिवारी, ग्राम धर्मपुर। अब हम चाहते हैं गंजा गांव के प्रधान श्री केदार यादव जी आए और अपनी बात को रखें। श्री केदार यादव जी, ग्राम सभा गंजा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय और माननीय मंत्री जी, हम सबका आपने जो समय दिया है कीमती, वो आपका आभार व्यक्त करता हूं। और जो हमारे गंजा गांव धर्मपुर या कुटिया में जो है एयरपोर्ट का वो हो रहा है, इसमें जो है हम लोग को सरकार मुआवजा बहुत कम दे रही है। अब आपसे हम अपनी जनता के साथ और आपसे उम्मीद लेके आया हूं कि आप हमारी मदद करेंगे और इस भाजपा सरकार को उखाड़ के फेंकना है। धन्यवाद। श्री राम शरण यादव जी, ग्राम सभा कुटिया। मैं सारे साथियों, नौजवान भाइयों को होली और दीपावली एवं धनतेरस पर सबको बधाई देना चाहता हूं। और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कहना चाहता हूं, अपनी मुसीबत हमारा ठीक है, ज़मीन चली जाए, घर चला जा रहा, खेत चला जा रहा, कुछ भी नहीं बच रहा है, एक बिस्सा ज़मीन नहीं बच रही है। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि कम से कम हमारी ज़मीन ले ले, मौजूदा सरकार हमको उतना मुआवजा तो दे दे। लेकिन रोज़ पुलिस पहुंचती, कहीं DSDM पहुंचते, कहीं तहसीलदार पहुंचते, कहीं कानून गो लेह बस्ता पहुंचा रहता है, रोज़ धमका रहता है इस पर सहमति पत्र पर दस्तखत करिए, सहमति पत्र पर दस्तखत करिए। हम लोग का खाना नहीं खाया जा रहा है, हम लोग को बहुत तकलीफ़ दिया जा रहा है। ये वर्तमान सरकार हम लोगों के लिए बहुत नुकसान उठा रही है। बाल बच्चों तक सन पाते रहते हैं, कहिया जाए बाबू घरा, यही सब हरदम बकते रहते हैं, लड़के बच्चे पूछते रहते हैं। तो हम अपनी प्रेरणा कहने हमारे अध्यक्ष जी से कहने आए हैं, अपनी मुसीबत को बताने आए हैं कि हमको मुआवजा भी नहीं दिया रहा, ज़बरदस्ती हमारे साथ हमारी ज़मीनें हड़पी जा रही हैं। हम किस दुनिया को चले जाए अपने बाल बच्चे लेकर? 4 लड़के हैं, हमारा 20 आदमियों का परिवार है। एक बिस्सा ज़मीन खरीदे जाए तो हमको 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख रुपया बिस्सा, हमारा 15 लाख रुपये में 15 लाख में 1 बीघा ज़मीन ली जा रही है। हम कहाँ बस पाएंगे? हमारे ऊपर बड़ी मुसीबत है। हमारी और सारी बातें तो हमारे राम लौट तिवारी जी, कम से कम 20 गांव जा रहा है। हम लोग तो इतने लोग आए हैं, 20 गांव हमारा बेघर हो रहा है। तो हमारे राम लौट तिवारी ने सब चीज़ बता चुके हैं जनता से। और हम अपनी बात यहीं समाप्त करते हैं अध्यक्ष जी से।
मैं धन्यवाद। श्री राम शरण यादव जी, ग्राम कुटिया। एक और वक्ता को मैं बुलाना चाहूँगा अंतिम, आदरणीय वीरेंद्र तिवारी जी को, जो ग्राम धर्मपुर के हैं, ये भी अपनी बात रख दें। गंजा, कुटिया, धर्मपुर, ये 3 गांव की जमीन एयरपोर्ट के नाम पे ली जा रही है। बाकी तिहुरा, सहनवाजपुर, रामपुर हरवाला, माजा बरहटा, ये 4-5 गांव की ज़मीनें भी ली जा रही हैं अयोध्या के विकास के नाम पर। लेकिन ज़मीनों का जो मुआवजा है वो इतना कम है कि वो ज़मीन देने के बाद वहाँ के किसानों और रहने वालों के हाथ में कटोरा आ जाएगा। वो कहीं भी ज़मीन लेकर के 2 कमरे का मकान तक नहीं बना सकते। एक तरह से अगर ये कहा जाए कि उत्तर प्रदेश की सरकार अत्याचार और जुल्म और अपने प्रशासन की गुंडाई के बल पर किसानों की ज़मीन को अपने लिए लेना चाहती है। आदरणीय वीरेंद्र तिवारी जी। माननीय श्री अखिलेश यादव जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष सपा पार्टी एवं मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित व्यक्ति, हमारे गांव की, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से यह निवेदन करने आए हैं कि हमारे गांव की तथा हमारे बगल के गांव की, जैसे कुटिया है, मतलब धर्मपुर है, कुटिया है, गंजा है, शाहनवाजपुर है, माझा तिहुरा है, माझा बरहटा है, इन सब गांवों की ज़मीन कहीं एयरपोर्ट के नाम पर, कहीं नव अयोध्या बसाने के नाम पर ली जा रही है। हम लोगों की ज़मीन श्री राम एयरपोर्ट के नाम पर ली जा रही है। हम लोग विरोध नहीं करते हैं, हमारे भी दिल में भगवान हैं, सारे हिंदुओं के दिल में भगवान रहते हैं। कोई भी हिंदू श्री राम का विरोधी नहीं है, लेकिन यह सरकार केवल श्री राम के नाम पर ढिंढोरा पीट करके इतना उत्पीड़न करना चाहती है, इस तरीके से समझिए जुल्म करना चाहती है कि जिसका कोई इंतहा नहीं है। हमारे यहाँ ये एयरपोर्ट बन रहा है, हम लोगों ने कम से कम 1 साल से हम लोग परेशान हैं। अगर हमारे माननीय भूतपूर्व मंत्री श्री पवन पांडे ना होते तो शायद हम लोगों की वह दुर्दशा होती कि मैं यहाँ तक आने के काबिल भी हम लोग ना रहते। आज जिस स्थिति में हम लोग पहुँचे हैं यहाँ, इस स्थिति में ना रहते। अगर हमारे गांव में 5-6 आदमी हम आपस में 10 आदमी बैठ कर, जैसे ब्राह्मणों का गांव है, इतना उत्पीड़न इससे करते हैं कि 10 आदमी अगर हम अपने गांव में बैठ के कोई बातचीत आपस में करते हैं, गांव में अधिकतर लोग 10 आदमी बैठते भी हैं, तो भी अलाउ करते हैं। अलाउ वाले फ़ोन करते हैं, आपके गांव में क्या मीटिंग हो रही है, जबकि ऐसी कोई मीटिंग हम लोगों के गांव नहीं होती है। और हम लोगों के गांव में फैजाबाद का जनौरा गांव सभा, जिसकी ज़मीन ली जा चुकी है, जहां पर 74,80,000 रुपया जो चक्रोट या रोड पर हैं ज़मीनें, उनको दी गई है। जो चक्रोट पर नहीं हैं, जिनमें कोई रास्ता नहीं है, वहाँ 46,40,000 रुपया मुआवजा दिया गया है। और मेरे गांव का उनका सराह तथा अयोध्या चौक से सबसे सटी हुई मेरी ग्राम सभा है। हमको जहाँ चक्रोट नहीं है वहाँ 8,40,000 और जहाँ चक्रोट है वहाँ 15,80,000 के हिसाब से मुआवजा देने को सरकार कहती है। वो कहती, और फिर भी डीएम कई बार हम लोगों को करीब 9 बार बुला चुके हैं। हर बार कहते हैं, जितने अधिकारी जाते हैं वो समझाते हैं कि नहीं आप लोग सहमति दे दीजिए, नहीं तो आपका 2 गुना कर दिया जाएगा, 4,20,000 पाएंगे आप। हम लोग कहते हैं कि हमारा आप चाहे जो करिए, लेकिन हम लोग देंगे नहीं। हमारे गांव से भी लगभग किसी ने सहमत नहीं दिया है। 2-4 जो कर्मचारी हैं उनको धमका करके तुमको सस्पेंड कर देंगे, निकाल देंगे, इस तरीके से उनसे जो है सहमति ली गई है। और एक आदमी चाहे एक विस्सा किसी भी बिरादरी का जा रहा हो, किसी ने सहमति दिया नहीं है अभी तक। लेकिन प्रशासन जो है बार बार धमकाता है। हम स्वयं आए थे, मुख्यमंत्री के प्रतिनिधिमंडल में मिलने स्वयं आए थे। मुख्यमंत्री ने हम लोगों के सामने कहा, उनको हमने अपनी पीड़ा बताई। उन्होंने डीएम को तुरंत अपने फ़ोन लगवाया और कहा कि भाई ये हमारे फलाने किसान फला किसान यहाँ आए हुए हैं, नाम पढ़ के बताया बाकायदे, और ये इनकी ये शिकायत है, आप इनको संतुष्ट करिए। हम लोगों से कहा कि जाओ भाई, आप लोगों को इतना मुआवजा हम दिला देंगे कि खुश होकर निकलोगे। जिस दिन से हम लोग यहाँ से मिल के गए, उसे दूसरे दिन से प्रशासन इतना प्रताड़ित करने लगा कि इस्तीफा लेने लगा। एडीएम आ गए, फला आ गए, जितने अधिकारी हैं बार बार आते हैं, प्रताड़ित करते हैं। तो हम लोग कहाँ चले जाएं, कैसे रहें?
जबकि हम लोगों का पेड़ पालो, घर द्वार, मतलब कोई चीज़ बच नहीं रहा है कि कोई एक बिस्वा भी ज़मीन बच नहीं रही। और जब से जनौरा को 74,80,000 ज़मीन दे दिए हैं, हमारे यहाँ आरी बगल की ज़मीनें वो आसमान छू रही हैं। जो ज़मीनें 4 लाख 3 लाख बिस्वा में थी, वो आज 12 लाख 8 लाख 14 लाख बिस्वा में मिल रही हैं। रोड के किनारे कोई भी ज़मीन हो, चाहे आप फैजाबाद अयोध्या से अकबरपुर चले जाइए, चाहे आप चले जाइए सुल्तानपुर रोड पर, चाहे लखनऊ रोड पर, 25-30 किलोमीटर के एरिया में कोई भी रोड किनारे ज़मीन 15 लाख से नीचे बात नहीं करता। हम लोग कहाँ चले जाएं? हम लोगों के पास, किसी के पास 2 बीघा ज़मीन है, किसी 4 बीघा ज़मीन है, उनको सन 13 का वो दिया गया। हमारे यहाँ बिस्से में ज़मीन बिकी हुई है, उसको दिया जाता, वो कहते हैं तो बिस्वा की ज़मीनें हैं। हमने डीएम महोदय से भी कहा कि बिस्वा से ही बीघा बनता है, बीघे से ही एकड़ बनता है, और एकड़ से ही हेक्टेयर होता है। हमारे पास हम ज़मीनें नहीं हैं, हम किसी बहुत मजबूरी में एक आध बिस्वा, कहीं लड़की की शादी करना हुआ, लड़के की शादी करना हुआ, या किसी बच्चे की फीस देना हुआ, जब नहीं कहीं से जुटा पाए तभी हमारे गांव के किसी किसान ने ज़मीन बेची है। तो हम ज़मीन कहाँ से ला दें कि आपको बीघे में बिकी हो? जब हम लिखने जाते हैं तो हमसे चार्ज किया जाता है शहर के रेट से, उसमें उसको मीटर के रेट में चार्ज किया जाता है। 2300-2400 रुपया प्रति मीटर की दर से हमसे स्टाम्प लिया जाता है। जब देना है तो उसको मानने को तैयार नहीं है। ये सरकार एकदम गुंडई पर उतर आई है। इनको लोगों ने इतना बहुमत दे दिया है कि जिससे इनका दिमाग एकदम खराब हो गया है। और जहाँ ये हैं, बेईमानी से सारे बिहार को जीतते जीतते इन्होंने बेईमानी पर, हम लोग तो देख रहे थे, इन्होंने बेईमानी करके हरा दिया सरकार को। और हम लोग भी बीजेपी के थे, हम अपने सांसद के पास गए। सांसद ने कहा भाई मैं तो कोई मदद नहीं कर सकता आपका, ऐसे हाथ उठा के कहा कि मैं आप लोगों को कोई मदद नहीं कर सकता। मैं उनके पास गया, विधायक के पास, डीएम बैठे थे, विधायक कोई बात डीएम हम लोगों को नहीं सुनने पाए। विधायक ने कहा अरे आपको तो इतनी जो पैसा मिल रहा है कि आप तो चौक में ज़मीन खरीद सकते हैं, बताइए। हम लोगों ने कहा कि आप अपनी ही ज़मीन दे दीजिए, हमको रिकाबगंज में दीजिए। उसी दिन से विधायक हमारे गांव में आए नहीं। डीएम सामने मैंने उनसे कहा था कि आप अगर हमारे गांव में दिखाई पड़ गए तो उसी दिन आपको पता चलेगा कि हम लोग क्या हैं। और पवन पांडे जी हमारे ना होते तो हमारा सारा उत्पीड़न करके आज तक सब नष्ट कर देते। तो हम आपसे यही मांग करने आए हैं। हम चाहते हैं कि आप सब मिलके आप लोग हमारी मदद कीजिए। और हम लोग आज तक बीजेपी को वोट देते आए हैं। हम अपनी आल औलाद से स्वयं नहीं देंगे, आल औलाद से कह जाएंगे कि बेटा जब तक जिंदा रहना, अगर सांस में सांस है तो बीजेपी की तरफ कतई न लखना, चाहे ये कितना भी प्रलोभन दें। और ये भाइयों बहनों करके सारे लोगों को फंसा लेते हैं मोदी जी। उसी में सबको किसी को भाई बनाते हैं, किसी को बहन बनाते हैं, सारा वोट ले लेते हैं। उसके बाद इतना मतलब उत्पीड़न कर रहे हैं कि जिसका कोई जवाब नहीं। मैं इन्हीं और हमारे साथी ये रामलोट चाचा हमारे कह ही चुके हैं सारी बात। मैं इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। तो करेगा। हम तो अब कह रहे हैं ना कि हमारे यहाँ का एक आदमी भी सहमत नहीं दिया है। हम लोगों को इतनी बड़ी बड़ी पर्ची पर 3 पार्ट में दिए हैं, उसको दिए हैं कितना रुपया आपको दिया जा रहा है उस पर हम लोगों ने पूरे गांव ने लिख के दे दिया है, सब जगह रजिस्ट्री भेज दिया है कि जो आपने पर्ची दिया है भाव से हम लोग सहमत नहीं है। उत्पीड़न करेंगे तो करेंगे, बहुत होगा जेल में डालेंगे, बहुत करेंगे। अरे नहीं, क्या करेंगे नहीं, आप नहीं समझे। ए पत्रकार भाई, अब उत्पीड़न हमारा होगा, इनका नहीं होगा। तो ऐसा क्यों कह रहे हो? और हम लोग जेल जाने से जन बच्चा जानवर लेके चले जाएंगे, ले तो चलें हमको। उनकी हिम्मत है तो मैं इस मन से कह रहा हूं कि हमको लेके चलें और हम जाने के लिए तैयार हैं। थैंक यू। इसी के साथ मैं अपनी बात नहीं, बहुत धन्यवाद। स्वागत करा। हाँ सर, स्वागत बाद में। तिवारी, सनातन किशोर तिवारी, ग्राम धर्मपुर शहादत। ये करा दो स्वागत। धर्मपुर शहादत, ग्राम सभा धर्मपुर शहादत श्री वीरेंद्र तिवारी जी। नहीं, बहुत अच्छा क्या, बहुत अच्छा। अध्यक्ष जी, आज जनपद गाजियाबाद और मेरठ से चलकर अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष श्री सुधीर कांत शर्मा जी, चिन्मय भारद्वाज जी और राकेश शर्मा जी यहाँ 1 मिनट आपका स्वागत करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ आप लोग मंच पर आकर के आदरणीय अध्यक्ष जी का
आप बैठो आप बैठो आप बैठो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे ओहो अभी रुकिए दो दो कर इधर आ जाओ। अरे लाइए तब क्या है वो दो। ओहो दोबारा नीचे लगा क्या मास्क बाद में हटाएंगे, अभी कोविड गया नहीं है ये समझ लो। अरे दोबारा कह दो तो हम हटा देंगे, दोबारा कहो केस होगा तो तुम पे भी। देवकाली मंदिर के जनपद अयोध्या के महंत श्री गौरव पाठक जी से भी अनुरोध है कि आके अपना, श्री गौरव पाठक जी। धन्यवाद है, बहुत धन्यवाद सर। अच्छा ठीक है सामने पकड़ो। जनपद अयोध्या देवकाली मंदिर के महंत श्री गौरव पाठक जी। ठीक बहुत धन्यवाद है। अच्छा लाइए चलिए बहुत धन्यवाद बहुत धन्यवाद। रख लेने की बस बस अरे याद आ गया। मुझे याद है हाँ चलिए बहुत धन्यवाद है। मैं रख लूँगा सेंटर, मुझे याद है इनका, मुझे याद आ गया देख के। मास्क हटा तो मुझे देख के पहचान गया मैं। पहले मिले थे याद कीजिए। ठीक है बैठो बैठो। अब मैं अनुरोध करूंगा परम आदरणीय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि जो हमारे जनपद अयोध्या के गंजा, कुटिया, धर्मपुर के हमारे किसान भाई जिनको लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार इनका उत्पीड़न कर रही है, परेशान कर रही है, मुकदमे लादने की धमकी दे रही है, महिलाओं और बच्चों तक को प्रताड़ित कर रही है, इनको अपना आशीर्वाद देने की कृपा करें आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। मैं सबसे पहले अपने प्रेस के साथियों का धन्यवाद देना चाहता हूं कि बिना जानकारी के कम समय पर भी आप सब लोग आए हैं। मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूं। साथ ही साथ मैं आदरणीय रामलोट तिवारी जी, आदरणीय बीरेंद्र तिवारी जी, आदरणीय रामकरण यादव जी और इनके साथ जितने सहयोगी साथी और किसान भाई आए हैं, इनके परिवार के सदस्य आए हैं, मैं उनका स्वागत भी करता हूं और उन्हें भरोसा दिलाता हूं कि जो समाजवादी पार्टी से आपकी मदद हो सकती है, पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी आपके साथ खड़ी दिखाई देगी। मुझे खुशी है इस बात की कि आदरणीय रामलोट तिवारी जी लगातार अपने गांव के, अपने आसपास के जो गांव हैं, उनके सबके दुख दर्द को यहाँ कम से कम बताने के लिए आए हैं। जो गांव प्रभावित हैं, धर्मपुर,
कुटिया और गांजा, ये तीनों ग्राम सभा के साथ साथ और जगह भी जो तकलीफ़ और परेशानी है, मुझे खुशी इस बात की भी ज़्यादा है कि इन्होंने कहा कि हम विकास और खुशहाली किसी को रोकना नहीं चाहते हैं, बस हम अपनी तकलीफ़ और परेशानी सरकार के सामने रखना चाहते हैं। और प्रेस के साथियों, ये बताइए, अगर कोई डेलीगेशन आए और किसान अपनी बात कहना चाहें और उन्हें मौका मिल जाए मुख्यमंत्री जी से मिलने का, और उसके बाद भी समस्या का समाधान ना हो, तो आखिरकार वो गरीब और किसान जाएं कहाँ? मुझे कोई ये बताए कि वहाँ पहुँचने के बाद कौन सी जगह जहाँ से मदद हो सकती है। आज पार्टी काले में आप आए हैं, मैं अपने पत्रकार साथियों के सामने याद दिलाना चाहता हूं सरकार को कि जिस समय देश में इस बात की बहस हो रही थी कि ज़मीन का मुआवजा क्या होगा, जो लैंड एक्विजिशन एक्ट था, जब उस पर बहस चल रही थी, उसी समय समाजवादी पार्टी ने देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे बना करके और किसानों से ज़मीन लेकर के दिखाई थी। वो एक्सप्रेसवे जब बना, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने भूला नहीं हूँगा जिसमें किसानों का धन्यवाद नहीं दिया मैंने। जब जिस समय मैं शिलान्यास कर रहा था, सबसे पहले मैंने किसानों का धन्यवाद दिया और मैंने कहा कि मैं किसानों का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्हीं की वजह से ये एक्सप्रेसवे बन पाया है। मैंने वहां के प्रतिष्ठित लोगों को बुलाया था और उस समय जिन जिन गांवों की ज़मीन जा रही थी, उनके लोगों से, उन लोगों से बातचीत करके कि आप क्या चाहते हैं, उन्होंने जो जो चीज़ें बताई थीं, जिसकी ज़मीन आबादी की जा रही थी या कुछ बना था, कहीं झोपड़ा पड़ा था या और कोई चीज़ बना ली थी किसान ने, समाजवादी सरकार ने एक एक का मुआवजा दिया और दिल खोल के मुआवजा दिया। मुझे याद है इसी लखनऊ में जहां पर एक्सप्रेसवे को घुसना था, क्योंकि जब डिज़ाइन हो जाए, अलाइनमेंट हो जाए और उसके बाद ये पता लगे कि इसमें 2 गांव आ रहे हैं, अगर इन 2 गांव को नहीं शिफ्ट किया जाएगा तो ये एक्सप्रेसवे कभी लखनऊ से नहीं जुड़ पाएगा। मैंने उस समय के अधिकारी को भेजा गांव में, पहले अधिकारी को भेजा, फिर डीएम को भेजा और मैंने कहा गांव वालों से पूछ करके आइए कि आप क्या चाहते हो अगर आपका गांव इसमें पूरा का पूरा ले लिया जाए। पहले दुखी हुए, लेकिन जब उन्होंने कहा कि हम तभी देंगे ये ज़मीन जब हमारी ये मांगें पूरी हो जाएं, वो जब मांगें मेरे सामने आईं तो मैंने अधिकारी ये कहने लगे कि ये मांगें जायज़ नहीं हैं, ये मांगें पूरी नहीं की जा सकती हैं। मैंने कहा सरकार के सामने कोई ऐसी मांग नहीं है जो पूरी न किया जा सके, और पूरी उनकी मांगें मैंने मानी और उसका परिणाम ये हुआ कि वो गांव हट गए, गांव वाले अपने आप रास्ता छोड़ दिए एक्सप्रेसवे के लिए। और आज भी अगर कोई जाकर के देखना चाहे, उस एक्सप्रेसवे को बनाने के लिए इस लखनऊ के शहर के इसी सर्किल रेट के तहत हमने 2 गांव को शिफ्ट किया और उनको आज भी खुशहाली के रास्ते पे ले जाने का काम किया। और थोड़ा लिबरल होकर के, आप सरकार में हैं, आपके किस पैसे की कमी है? सरकार को कभी पैसे की कमी नहीं होती। इसलिए मैं जानना चाहता हूं आखिरकार ये सरकार किसकी है? क्या ये सरकार जनता की नहीं है? क्या ये सरकार गरीबों की मदद के लिए नहीं है? आप इतना बड़ा फैसला ले रहे हैं, देश दुनिया में आप न जाने क्या क्या कर रहे हैं, टाइम्स स्क्वायर तक में प्रचार कर रहे हैं आप। क्या आप समझते हो भगवान केवल आपके हैं? क्या ये गरीब बैठे इनके भगवान नहीं? क्या भगवान हमारे नहीं? ये भगवान सबके हैं और हम सब चाहते हैं विकास, हम सब खुशहाली चाहते हैं। और हम तो मुख्यमंत्री जी को याद दिलाना चाहते हैं, जिस ऑफिस में आप फैसला लेते हो, जिस टेबल पे, जिस कुर्सी पे आप बैठते हो, वो भी समाजवादी सरकार का बनाया हुआ लोक भवन है। अगर नहीं है तो आप बता दो, आप वहां से फैसला मत लीजिए, छत पे बैठ कर लीजिए फैसला। किसने रोका है आपको? बताओ। आदरणीय हमारे
रामलोटन तिवारी जी, उनको इस उम्र में अन्याय का सामना करना पड़ रहा। अपमानित होने के लिए इस उम्र में इतनी सम्मान पाने वाले व्यक्ति के लिए इतना अपमान। और जहां तक अधिकारियों का सवाल है, अधिकारियों के साथ हमने भी काम किया है। यही अधिकारी झुक करके जाते थे किसानों के पास और कहते थे ऊपर मत बताना, जो समस्या है मुझे बता दो, हम पूरी कर देंगे आपको। इसलिए मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि एक पुण्य काम के लिए आप जमीन ले रहे हैं। ये सदियों हजारों साल के लिए जमीन जारी है इनके पूर्वज यहां रहे। अब ये पूर्वज को भूल करके ये जमीन देने जा रहे हैं अगर, तो सर्किल रेट बढ़ाइए। समाजवादी सरकार ने एक्सप्रेसवे बनाने पर सर्किल रेट बढ़ाया था और सर्किल रेट कम से कम ऐसा किया था कि कोई किसान को बुरा ना लगे, क्योंकि जब वो मार्केट देखता है, जब उसे याद आता है कि मार्केट में तो ये वैल्यू है उस जमीन की और हमसे तो सरकार ऐसे छीन लेगी। आप बताइए, सरकार जब ले लेगी वहां, मान लीजिए कल को वो एयरपोर्ट प्राइवेट हो जाएगा, तब कौन मुनाफा कमाएगा? हमारे गरीबों किसानों की जमीन लेकर के आप मुनाफा किसी और को कमाना चाहते हैं? तो कम से कम सर्किल रेट बढ़ा करके, और ये पुण्य काम होने जा रहा है, 6 गुना इनको जमीन का मुआवजा मिलना चाहिए। और मैं अपने आदरणीय रामलोट तिवारी जी को, आदरणीय बीरेंद्र तिवारी जी को और हमारे आदरणीय रामकरण यादव जी को मैं भरोसा दिलाता हूं, उनके सहयोगी साथियों को भरोसा दिलाता हूं, समाजवादी लोग आएंगे तो इसी तरह का मुआवजा आपको देंगे। आपको आपके सम्मान से ठेस नहीं पहुंचेगी। अगर हमें कोई सम्मान करना पड़ेगा तो सम्मान करेंगे और आपकी मदद करेंगे। 6 गुना देने में क्या कमी है सरकार को? सरकार तो ये कहती है कि हमारे पास ऐतिहासिक बजट है। अगर इतना ऐतिहासिक बजट है तो दिल क्यों छोटा है आपका, ये बताइए हमें। बजट 6 लाख करोड़ का और दिल कितना छोटा सरकार का। इसलिए इन किसानों की मदद हो। मुझे तो याद है एक किसान नेता मनोज तेवतिया, मनवीर तेवतिया आ गए थे, और आपके पुराने पत्रकार साथी जानते होंगे, मनवीर तेवतिया वो थे जिन पर एक सरकार ने न जाने कितने मुकदमे लगा दिए थे, और इतने मुकदमे लगा दिए थे उन पे, वो जेल में थे। और वो मुकदमे इसलिए लगे थे कि वो किसानों की मदद कर रहे थे, किसानों के साथ खड़े थे। जब सरकार हमारी आई, हमने एक एक मुकदमा उस नेता का वापस ले लिया और हमने कहा कि आप किसानों की लड़ाई लड़ रहे थे, इसलिए आप पे एक भी मुकदमा नहीं चलेगा। पूरे के पूरे मुकदमे समाजवादी सरकार ने वापस लिए थे और 1 साल के बाद उन्हें जेल से बाहर निकाला गया था। लेकिन ये सरकार तो ऐसी है, इसके लेखपाल, एसडीएम, डीएम जाने क्या करते हैं। वो नौकरी संविधान और व्यवस्था के लिए नहीं नौकरी कर रहे हैं, वो तो पता नहीं किसको खुश करने के लिए कर रहे हैं। इसलिए इन किसान भाइयों को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप यहां आए हैं, हम लोग आपके साथ खड़े हैं। और समय आने पर, अभी तो सरकार से हम भी मांग करते हैं, और समय आने पर आपको इसी तरह का मुआवजा दिया जाएगा। अगर विकास के रास्ते पे ले जाने के लिए आप खड़े हैं तो हम भी आपके साथ खड़े हैं। और जितना भी कार्य हुआ है, कई कार्य ऐसे हैं जो अभी भी यादगार कार्य हैं 4 साल बाद भी। जो पानी हम लोग देखते हैं और पानी में कभी कभी दिए की जो दिखाई देता है, दिए की रोशनी, मुझे खुशी है इस बात की कि वहाँ के घाटों को अच्छा करना, रिस्टोर करना और कुछ पानी परमानेंट बना रहे उसकी व्यवस्था के लिए पंपिंग स्टेशन अगर किसी ने बनाया था तो समाजवादी सरकार ने बनाया था। वहां पर जो लोग पदयात्रा करते हैं 14 कोसी, एक एक पेड़ हम लोगों ने, समाजवादियों ने लगाया और हमारी समाजवादियों की नकल कर रहे हैं। अगर हमारे साथी जाएं तो न जाने कितना बड़ा पारिजात का पेड़ वहां दिखाई देगा। मुझे तो कभी कभी ये लगता है कि जो समाजवादियों ने पारिजात पेड़ लगाए उसी की नकल कर करके भारतीय जनता पार्टी ने भी पारिजात का पेड़ लगा दिया। समाजवादियों ने पहले लगाया, भारतीय जनता पार्टी ने नकल कर ली। एक भजन स्थल बनाया था समाजवादी सरकार में,
और डिज़ाइन ऐसी बनाई थी कि वो धनुष दिखे, हमारे भगवान राम का धनुष देखे और तीर दिखाई दे। लेकिन पता नहीं इस सरकार ने क्या किया, धनुष और तीर दोनों हटा दिए। कैसी सरकार है ये? इसलिए हम पत्रकार साथियों से भी कहना चाहते हैं, अगर आप लोग चाहोगे तो मुआवजा मिल जाएगा इन्हें, आप लोग भी मदद करो। हम तो मदद कर ही रहे हैं, लेकिन ये पत्रकार साथियों ने अगर ठान लिया तो मदद मिल जाएगी। इसलिए हम भी चाहते हैं इन गरीब किसान भाइयों की मदद हो, आप भी लोग भी मदद करें। वैसे तो हम अपनी बेईमानी बताना चाहते थे कि हमारे साथ जो गुजरा, अब तो बिहार में ज्यादा बड़ा मामला हो गया, इसलिए हमारी बात ही खत्म हो गई। अब हम तो आपसे जानना चाहते हैं कि दिन रात हम लोग देखते रहे। देखिए, अमेरिका का चुनाव जो था वो भी बड़ा ऐसा ही था। अमेरिका का जो चुनाव था वो ऐसा ही था कि पता नहीं क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा। लेकिन उससे ज्यादा नेल बाइटिंग जो कहते हैं ना, कि मतलब क्या सोचें क्या हो जाएगा। कई चैनल वाले तो क्रिकेट की तरह बता रहे थे, स्ट्राइक रेट और ये सब। ऐसा चुनाव हम लोगों ने कभी नहीं देखा और शायद किसी ने नहीं देखा होगा। तेजस्वी जीतते जीतते रह गए, सरकार बनाते बनाते रह गए। जितने भी लोकतंत्र पसंद लोग हैं, जिन पर लोकतंत्र का भरोसा है, जिन लोगों ने भरोसा किया है, वो सब दुखी हैं। क्या ऐसे भी चुनाव लड़े जाएंगे? 13,000 के अंदर 14,000 ज्यादा से ज्यादा, 14,000 वोट ज्यादा पाए हैं केवल। क्या भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन वोट पाया है? 14,000 वोट ज्यादा पाए हैं। और क्या तिगड़म लगाई हमारा उधर, उधर का इधर, जाने क्या लड़ाई लड़ाई। यही बीजेपी की है खासियत, यही हुनर उनके पास है। हमें तो कोई राज आपको नहीं बताएंगे। और मैं तो कहूंगा आपसे कि आप समाजवादियों का काम देखिए। क्या एक्सप्रेसवे ऐसा बना पाए? आप उनसे सवाल कीजिए कि आपने ये कहा कि दिवाली पर एक्सप्रेसवे खोल दिया जाएगा। हमें तो कभी कभी ये लगता है कि हम लोग सरकार से बाहर आ गए हैं, ठेका किसी और को दे आए हैं बनाने का। ठेकेदार गड़बड़ कर रहा है। नौकरी का सवाल तो ऐसा है कि मजदूरों ने दिखा दिया क्या नौकरी दी इन्होंने। और फिर अगर ये नौकरी दे रहे हैं, अगर ये नौकरी दे रही है सरकार, तो विभाग है, किस जगह नौकरी दी है वो आंकड़े बता दें। किससे आंकड़े छिपा रहे हैं आप? और मैं तो नौजवानों से कहूंगा, एक समय आएगा जब हमें भी अपनी बातें रखनी होंगी, कहनी होंगी। उस समय कहेंगे, कोई ना कोई योजना ऐसी लाएंगे जिससे दिखाई देगा कि हाँ, ये सरकार दे सकती है नौकरी और रोजगार। क्या अगर आप मेट्रो का ही गिन लीजिए तो ये सरकार आंकड़े नहीं बताएगी कितनों को नौकरी दी। इससे पहले तो करोड़ों को नौकरी दी थी, अब लाख क्यों दे रहे हो? 2 करोड़, कई करोड़ कहा था। और फिर देश के प्रधानमंत्री जी से उद्घाटन कराया था। और फिर 4 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट की बात हुई थी। वो 4 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट हुए कि नहीं हुए? अगर हुए होंगे तो शायद 50 लाख नौकरी मिलेगी। बहुत अच्छा कहा। देखिए, आप खुद कंफ्यूज हो कि आप जानना क्या चाहते हो। आप खुद ही कंफ्यूज हो। एक तरफ तो ट्विटर की बात कर रहे हो, दूसरी तरफ एक्सप्रेसवे की बात कर रहे हो। हालांकि ट्विटर को लेकर एक न्यूज़ बड़ी इंटरेस्टिंग आई है, आप लोगों ने भी फॉलो की होगी। एक पार्टी की नेता, उसके फॉलोअर लाख हैं, लेकिन इस वोट मशीन में इतने में निकले। तो आप समझ लीजिए उससे, ये ज़रूरी नहीं है कि वो समाजवादी हैं,
ज़रूरी नहीं है कोई समाजवादी है और ट्विटर पे कोई लड़का बन के फॉलो कर रहा है, कोई लड़की बन के फॉलो कर रहा है, आप पे भी ये रिक्वेस्ट आती होगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी लड़की का आईडी बना करके किसी से जुड़े हों, या आपका भी रियलिटी चेक करना पड़ेगा मुझे। और आप पे फेक अकाउंट कितने हैं ये भी हमें बता दो। कहीं ऐसा तो नहीं कुछ फेक अकाउंट बना रखे हो आपने। देखो ऐसे लड़ो मत, पूछ लो। और सुनिए, इन गरीबों की मदद करो तो हमसे सवाल पूछ लो। भगवान राम की नगरी में जिस तरीके से अयोध्या में के किसानों का उत्पीड़न सामने आता आया है, क्या उत्तर प्रदेश में जिन जिन जगहों पर किसानों को कम रेट देकर के उत्पीड़न किया जाए, समाजवादी पार्टी साथ देगी? बहुत छोटा सवाल पूछते हो। बड़ा सवाल यह है, कोई भी सरकार के खिलाफ अगर बोल देगा तो उस पर बुलडोजर चला देगी सरकार। आपको यह कहना चाहिए कि आपके ही साथी जेल चले गए। जब देश में यह बहस हुई कि आखिरकार कितने पत्रकार जेल में गए, तो एक जेल में नहीं गए, एक तो टीवी पे देखा हमने। अब छूट कैसे आए ये तो सुप्रीम कोर्ट जानते हैं, हम तो नहीं जानते थी बातें। तो बात को क्यों नहीं होने देते पूरी भाई आप लोग? ये जो बातचीत पूछते हो, कभी दूसरी जगह भी इस तरह पूछते हो कि नहीं पूछ पाते हो? कि बिल्कुल ऐसे ही जैसे गए और वैसे ही वापस आ गए। तो इसलिए आपको ये चिंता करनी चाहिए कि आपके कितने साथी जेल चले गए। अगर दाल की बात किसी ने बता दी, सच्चाई बता दी दाल की, तो वो जेल चला गया। दूध में पानी मिला बता दिया तो वो जेल चला गया। किसी का शेयर कर दिया तो वो जेल में चला गया। और समाजवादी पार्टी ने न जाने कितनों की शिकायत की। मैं जानता हूं कि हमारे लोगों के खिलाफ न जाने क्या क्या लिखते हैं लोग। शिकायत करते रहो, कोई जेल नहीं जाएगा। आप जरा सच्चाई दिखा दो। अगर जेल में हमें ना आपको मिलने जाना पड़े तो बताना। देखिए लकी, यहाँ पहले से सबसे पहले मैं मल्हनी से जीतने पर लकी यादव जी को बहुत बधाई दूंगा और इनके साथ साथ जितने भी समाजवादी नेता कार्यकर्ता और मल्हनी की जनता का मैं विशेष धन्यवाद दूंगा कि सभी वर्गों ने, हर एक वर्ग ने इनकी मदद की और उसका परिणाम यह हुआ कि लकी यादव ऐतिहासिक वोटों से जीत करके आए। ये हमारी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता पारसनाथ यादव जी के बेटे हैं। पारसनाथ यादव जी की भी आखिरी इच्छा यही थी कि उनका बेटा विधायक बन जाए। मैं जनता का बहुत आभारी हूं कि जनता ने उनकी आखिरी इच्छा को पूरा किया। जहां तक चुनाव का सवाल है, चुनाव मैथमेटिक्स हो गया है। मैथमेटिक्स मुद्दे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हर चीज इस्तेमाल करती है चुनाव जीतने के लिए। एक ही जगह का मैं उदाहरण दे सकता हूं आपको और उसका चेक कर लीजिए। अगर आप चाहेंगे तो हम अभी वीडियो उनको भेज देंगे, वीडियो ये प्ले कर देंगे कि किस तरीके से पुलिस ने क्या किया। जब डीएम, एसपी, वहां के डीआईजी, आईजी, पुलिस के अधिकारी, प्रधान, कोठेदार सब लग जाएंगे। और मुझे तो ये सुनने में आया है कि कुछ जगह पर वो आपका टेम्परेचर लेने के लिए खड़े थे और कहा कि ऐसा टेम्परेचर बता देंगे सीधे अस्पताल में एडमिट होना पड़ेगा, और 10 एम्बुलेंस लगा रखी थी। तो बताओ अगर वो बात गांव में गई होगी तो क्या हुआ होगा। आपने अपने बूथ तो 80-90% कर लिए और दूसरों को लाठी मार मार के थाने बंद कर दिए। ये बड़ी अच्छी स्टाइल है भारतीय जनता पार्टी की डेमोक्रेसी में। आप बताइए, क्या आपकी जानकारी में नहीं है? आपकी जानकारी में है? कौन सा थाना नहीं भरा हुआ था बताओ। ये अगर हम आपको बता देंगे तो फिर पार कैसे होंगे? देखिए, जिस समय कोविड का इलाज आ जाएगा तो कोविड भी खत्म हो जाएगा। अभी कोविड की दवाई नहीं है, न वैक्सीन है। वैक्सीन आने में टाइम है ना। और फिर उत्तर प्रदेश तो अच्छा है कि नो टेस्ट नो कोविड।
देखिए, हम और आप स्वस्थ हैं, अगर हम और आपको नहीं हो रहा है, हम आप बिना मास्क के बैठे हैं अगर, तो ये मत समझ लीजिए कि कोविड नहीं है, बीमारी नहीं है। तो अगर जान चली जाएगी तब पता लगेगा कि हाँ ये तो कोविड से ही गए हैं। अरे एक एक पूछिए, चिल्ला क्यों रहे हो आप? तो 2022 में जाएंगे और उनकी तकलीफ दूर हो जाएगी, और उससे पहले भी जाएंगे। अरे क्यों नहीं जाएंगे भाई? अब वो हमारी मेहनत, हमसे ज्यादा मेहनत सरकार कर रही थी। डीएम, एसपी, एडीएम, पुलिस से सबसे करा रहे थे, खुद भी कर रहे थे मेहनत। जब जाएंगे तो देखिएगा परिणाम क्या होगा। और हम तो जनता से कहेंगे कि अब तो देख लिया आपने, अब तो सब दिखाई दे गया है। विकास के लिए वोट करें और भरोसा करें साइकिल पर। विकास पर वोट करें, भरोसा करें साइकिल पर। उत्तर प्रदेश खुशहाली के रास्ते पर जाएगा। हम नहीं बताएंगे। आज हमारे फैजाबाद के जो लोग आए हैं उनकी मदद करिए आप। बिहार का चुनाव देखा था आपने? जो आपका दिल कह रहा है वही जनता कह रही है। आपका दिल क्या कह रहा है ये बताओ, बताओ आपका दिल क्या कह रहा है। अब कोई बोल ही नहीं पा रहा है, सब जानते हैं क्या है। ये सच निकला, यही सच्चाई है। और आपके नहीं, ये जो हमारे आगे बैठे साथी ये भी यही जानते हैं। लेकिन हम सब ऐसी चीजों में फंसे, कुछ नहीं कह सकते। जैसे ही आप कुछ कहोगे तो आप कहोगे क्या हो गया। आप बताइए, जो एक पार्टी की प्लूरल्स पार्टी की लीडर है, उसने ये कहा कि मेरे सामने वोट डाला गया और मशीन में वोट 0 निकला उसका। मतलब लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ी हुई अगर कोई नेता है, अगर वो ये कह रही है, और ये बताओ बिहार की जनता क्या कह रही है बताओ। आपके तो टीवी के कैमरे छोटे पड़ गए थे। जो भीड़ तेजस्वी की निकली, क्या आपके कैमरे कवर कर पा रहे थे? आपको तो कोई वाइड और वाइड से भी वाइड कैमरा लाना पड़ता, तब कहीं कवर कर पाते आप। मैं आपको क्यों बताऊं कि क्या करूंगा मैं आपसे चाहता हूं आप भी सच्चाई और ईमानदारी से हमारी मदद करें। इस गुस्से से अगर आप बोल रहे हो तो आप मदद करिए हमारी। अब देखिए, वैक्सीन जैसे निकलेगी, क्योंकि बीमारी है, पूरे दुनिया के साइंटिस्ट परेशान थे कि इस बीमारी का इलाज क्या ढूंढें, वैक्सीन कैसे ढूंढें। अब सुनने में आया कि अमेरिका निकाल रहा है, रशिया भी निकाल रहा है, चीन पर भी है, भारत भी कुछ कोशिश कर रहा है। तो सोचिए आप। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं आपसे, समाजवादी पार्टी विकास का रास्ता नहीं छोड़ेगी। हमें केवल जनता को भरोसा दिलाना है। और मैं जानता हूं यहाँ जितने पत्रकार साथी बैठे हैं वो भी इंतजार समाजवादी सरकार का कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं आप लोग? बताइए आप। देखिए, हाँ जी सब कह रहे हैं। अभी तक आप बताते हैं बड़े-बड़े कई काम, लेकिन उन्हीं कामों को समझा करके जनता को समझा दिया। अभी जब चुनाव हुए, चुनाव उसमें तमाम नेगेटिव चीजें थी जिसमें विपक्ष इकट्ठा हो गया, फिर भी उसको विपक्ष समझा नहीं पाया जनता को। क्या लगता है आप लोग की बात समझा नहीं पाए? अभी मैंने आपसे कहा था कि पारिजात पेड़ समाजवादी सरकार में और समाजवादी लोगों ने लगाए। आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से ही जानिए ये बात। मैं तो आपसे कहूंगा कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से एक बार पूछिए कि सबसे ज्यादा पारिजात पेड़ किस सरकार ने लगाए। सबसे पहले लोहिया पार्क में नेताजी से लगवाया था हम लोगों ने। और अगर आज लोहिया पार्क आप जाएं तो बहुत सारे लोग देखेंगे, आप पूजा करते मिलेंगे। वो नेताजी ने सबसे अच्छा पेड़ लगाया था। वो कितना बड़ा हो गया उसकी कल्पना नहीं कर सकते आप। इसी तरह फैजाबाद में भी लगा। ये जो किसानों को आज पैसा मिल रहा है 500 रुपया, क्या समाजवादी सरकार ने नहीं शुरू किया था? याद कीजिए आप।
समाजवादी सरकार में 500 रुपया महिलाओं को, गरीब महिलाओं को समाजवादी पेंशन देना शुरू कर दिया था। क्या वही तो 500 रुपया है? आप किसान को क्या दे रहे हैं? उसी तरह की तो योजना है। मैं आपसे ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड। समाजवादी सरकार बनी थी, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में बैंक अकाउंट खुले थे, सबसे ज्यादा ब्रांचेस खुली थी, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं मैं आपको। और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम अगर किसी ने लागू किया था, समाजवादी सरकार ने लागू किया था, किसानों के अकाउंट में सीधा जा रहा था। तो अब ये प्रचार 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 ही करते हैं, तो हम भी प्रचार 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 ही करेंगे। क्या कह रहे हो? नहीं, इस पे मेरे को कोई ज्ञान और जानकारी मेरे पास नहीं है। ये बहुत कठिन सवाल पूछ लिया। अरे ऐसा है, ये बहुत कठिन सवाल पूछ लिया, बहुत कठिन सवाल है ये। लेकिन आप बताओ, आपका वो कह दिया वही सच है, आपके ऐसे ही गुजरा होगा, आपसे भी वही गुजरा होगा जो उनके गुजरा। अब बात बार क्यों पूछते हो? सब पता है आपको। नहीं, मैं किसी को मैं हैं? अच्छा, तीनों किसान नहीं, सारे के तो इन्हें हटाना पड़ेगा सबको। अच्छा ठीक है, दादा को बुला लेना, दादा सब लोग हट जाएंगे तब आ जाए। ए रुक जाओ, पहले दादा को सबको हटा दो पहले भाई। अब तो लगा लूँ मास्क। अरे क्यों मरवाओगे? तुम एडमिट करेंगे, तुम देखने आओगे फिर। नहीं दुश्मन नहीं, मतलब क्या पता अभी क्या भैया। ए सुनिए, ऐसा है, बुला लीजिए, ऐसा हमें बैठना ही पड़ेगा। इन्हें बुला लो, बोला था ना उनको ले लीजिए। थोड़ा सर ये लोग एक मिनट आ जाओ, इसको हटाओ ना, कुर्सी धक्का मार दो। आप आइए, ये नाश्ता करा दिया था, नाश्ता कर दिया था, ये हम करेंगे मदद, ठीक है? और आज के बाद असर पड़ेगा, और हम अगर हम होते हैं तो हमें आपको तकलीफ नहीं दे रहे। थोड़ा आगे आ जाइए, आइए आप खड़े रहो, आ जाओ मनोज, एक तो टेढ़े हो जाओ, टेढ़े हो जाओ। उनको आगे लीजिए भाई, वो आज उनका दिन है। मंत्री बस